So students, our second chapter atomic structure is now complete. In this video we will practice some of the questions that are given at the end of the chapter. तो चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस दिए हैं मैं आज आपको वही करवाऊंगा नोट्स में से ही सेम टू सेम. These are NCERT based questions and these questions will make your understanding more concrete. Okay, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर देते हैं. सब क्वेश्चन आसान ही हैं, जस्ट एक बार रिवाइज ही करना है. व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग. दिया हुआ है आपको किन किन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालनी है. H नेगेटिव, Na पॉजिटिव, O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव. ठीक है, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको यहाँ पर शो करनी है. अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 9th या 10th क्लास वाली नहीं है, ये आपकी ऑर्बिटल बेसिस पे 1s2 2s2 से. ठीक है, अब देखो अगर आपने आओ बाओ प्रिंसिपल किया है तो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के बाद आपको अपने आप ही पता चल जाएगा करना क्या है. बट फिर भी शुरुआत में आप आओ बाओ जो चार्ट है उसको फॉलो करना है. अब देखो जरा ध्यान दो, पहले इनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं पता करो. आप इलेक्ट्रॉन देखो H में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1. नेगेटिव का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं और 2 के लिए क्या आएगा ओनली 1s2. 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 1s2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1s2. ऐसे ही Na पॉजिटिव. अब देखो Na सोडियम के अंदर होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन. पॉजिटिव का मतलब जितने पॉजिटिव हैं उतने इलेक्ट्रॉन चले गए, तो पॉजिटिव 1 है, एक इलेक्ट्रॉन गया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं. अब 10 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखोगे, पहले 1s2 देन 2s2, 2 and 2 4 हो गए. देन 2 पे क्या आता है P में मैक्सिमम कितने आएंगे 6. काउंट करो 2 4 6 10 पूरे हो गए, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये रहेगी. ठीक, ऐसे ही ऑक्सीजन. व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8. नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8. बट जरा ध्यान दो, यहाँ पर ऊपर 2 नेगेटिव लिखा हुआ, जरा ध्यान देना, ये इस तरीके से नहीं है आप O2 लिखते हो, ये O2 नहीं है, ये एक ही ऑक्सीजन है बट उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं. ये O2 नेगेटिव है कि ऑक्सीजन के पास 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो यहाँ पर क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 होते हैं O के पास, 2 नेगेटिव 2 और ऐड कर दो, कितने हो गए 10. सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही जाएगी 1s2 2s2 2p6. ऐसे ही F फ्लोरीन. देखो फ्लोरीन के पास होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव का मतलब 1, 10 हो गए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सेम यही रहेगी. तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे बनाते हैं. आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अब बाउ प्रिंसिपल की बार बार, और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है +2 में भी. +1 में तो है ही है, +2 में आपकी टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर डिपेंड करती है. ठीक, ओके. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है. व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स whose outermost electrons are represented by. अब देखो मैं एक एग्जांपल लूंगा, बाकी आप करोगे. इसने कहा कि ऐसे शो कर दिया 3s1, लास्ट बिल्कुल शो किया है, बाकी वाले नहीं शो किए इसने, तो बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. मीन्स आप देखो क्या कहा इसने, एटॉमिक नंबर ही कहा ना. व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट. तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, कितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स हुए. तो एटॉमिक नंबर कैसे निकाल सकते हो, देखो बड़ा आसान हो जाएगा. आप इसको ऐसे लिख दो लास्ट तक, 1s2 2s2 2p6 एंड 2p6 के बाद क्या आएगा 3, और यहाँ देखो s1 लिखा है, आप यहाँ s1 तक खत्म कर दो, s2 मत लिखो क्योंकि इसने कहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन s1 में है. अब काउंट करो 2 and 2 4 and 6 10 + 11, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसका मतलब ये जो भी एलिमेंट है जिसके लास्ट में 3s में 1 इलेक्ट्रॉन आया है वो सोडियम होगा. और अगर आप सोडियम की निकालोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लास्ट में यही आएगी. अब एक और मैं कर देता हूँ लास्ट, एक और यहाँ पर दिया है लास्ट में 3p5. अगर लास्ट में आपको 3p5 दिया हो तो बताओ उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा. तो आप 3p5 तक पहुँचो कैसे, पहले 1s2 देन 2s2 देन
2p6 कितने हो गए, यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक, 2p6 के बाद 3s2, 3s के बाद क्या आता है 3p, चलो बस पूरा हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 12 + 5 17 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसका नंबर जो है वो 17 होगा। तो इस तरीके से हम अब मैं पूछता हूँ, मान लो कि बताओ कि किसी एटम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है 4s2, तो बताओ उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आपको निकालना पड़ेगा। ऑल्दो 4s2 जो है अगर लास्ट आती है तो उसका नंबर 20 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। चलो भाई आगे ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं सेम टू सेम, ये बिल्कुल सेम है यहाँ पर, इसको आप कर लेना। अगर कोई डाउट आता है मुझसे आप पूछ लेना। अब एक तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, एक्चुअल में थोड़ा सा इसे कहें कि सिलेबस के अंदर, चलो क्वेश्चन ही दिया है ये, वैसे इसका कोई टॉपिक था नहीं, तो कर लेते हैं इसको, इससे थोड़ा आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एन की लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी विच अलाउस जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। अगर जी ऑर्बिटल आ जाए उसके लिए एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए कम से कम। देखो कैसे, क्या कहना चाह रहा है ये, जैसे हमारे पास s ऑर्बिटल होता है, कम से कम वैल्यू 1 पॉसिबल होती है 1s, लेकिन p के लिए, p ऑर्बिटल के लिए मिनिमम कितनी वैल्यू होती है 2, क्योंकि 2 होता है, p जो है वो 2 से स्टार्ट होता है। अच्छा, d की वैल्यू मिनिमम 3 होगी, 3d स्टार्ट होगा, 2d नहीं होता। ऐसे ही f के लिए मिनिमम वैल्यू होती है 4। अभी कैसे निकलती है इसके लिए देखो, ये क्या होते हैं, ये होते हैं l, SPDF क्या होता है L, और L की वैल्यू क्या होती है n-1, यानी कि देखो अगर आपके पास n-1 यानी कि 1 - 1 0। अब देखो जरा ध्यान देना, आपने पहले पढ़ा होगा, S का मतलब 0, P1, D2, F3। ठीक, अगर तो आपके पास S की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसमें से आपने मतलब एक कम किया होगा तो ये 1 हो जाएगी, इसमें एक जोड़ दो, इसमें भी 1 जोड़ दो, इसमें भी 1 जोड़ दो, इसमें भी 1 जोड़ दो, क्योंकि ये L है। L कैसे निकला है n-1 करके, तो आप यहाँ 1 1 1 ऐड कर दो तो उल्टा बन जाएगा ये। तो S कब पॉसिबल होगा, जब मिनिमम वैल्यू 1 होगी। P कब पॉसिबल होगा, जब मिनिमम वैल्यू 2 होगी। D कब पॉसिबल होगा, अगर मिनिमम वैल्यू 3 होगी। और F कब पॉसिबल है, जब मिनिमम वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है ना, देखो हम पता होना चाहिए आपको SPDF 0 1 2 3, और ये निकले कैसे हैं n-1 करके। जब ये n-1 करके निकले हैं तो n की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, अगर आप L में 1 1 जोड़ते जाओगे। ठीक, अब इसने क्या कहा है कि देखो G, अब SPDF के बाद G ही आएगा, तो G जो है उसके लिए क्या वैल्यू जाएगी 5, L की वैल्यू 5 हो गई, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी कम से कम। देखो यहाँ पर एक मिनट, फर्स्ट गलत कर दिया, यहाँ पर हम देखो ये तो वो लिए थे हमने, देखो S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 4, तो G के लिए क्या होगा यहाँ 4, F के लिए 3 है तो F के लिए 4 होगा, यानी कि L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 + 1 5। तो G के लिए अगर G ऑर्बिटल होता है, ऑल्दो GH होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, यानी कि G जो है वो कब स्टार्ट होगा, जब कम से कम n की वैल्यू 5 होगी। और H भी होता है, H तब पॉसिबल होगा जब आपके लिए n की वैल्यू मिनिमम 6 होगी। ठीक, दीज क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ इसके आगे, अच्छा अब देखो आपके पास जो मुझे जिस मतलब कि जो मेन जो सबसे बनाया है वीडियो जिन टाइप के क्वेश्चंस के लिए, वो देखो आप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए भी और अपना क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ n = 3, किसी ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू वहाँ पर 3 दी हुई है। वो कहता है कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L एंड M। मीन्स ये कहना क्या चाह रहा है कि जो जिस मतलब कि जो 3 n की वैल्यू दी हुई है, तो बताओ उस ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू और M की वैल्यू क्या होगी। देखो पता होता है हमें L की वैल्यू क्या होती है n-1, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 2, और M की वैल्यू क्या होती है, M की वैल्यू होती है -L से लेकर के 0 से लेकर के +L, तो L कितना है -2।
-1 0 +1 +2। ठीक है, देखो कोई इलेक्ट्रॉन है जो थर्ड शेल में प्रेजेंट है, n का मतलब क्या है, थर्ड मेन एनर्जी शेल में प्रेजेंट है। अगर वो थर्ड एनर्जी शेल में प्रेजेंट है तो वहाँ पर उसके लिए L की वैल्यू 2 है और M की वैल्यू ये पॉसिबल होती है। ठीक है, तो देखो अब जरा यहाँ ध्यान रखना एक और भी चीज़ का, अगर ये कहे ऑल द पॉसिबल वैल्यू तो फिर L की वैल्यू 0 1 और 2 तक पॉसिबल होगी। ठीक है, अब जरा ध्यान देखो इसको कैसे करोगे। अगर L की वैल्यू 0 1 2 तक पॉसिबल है, अगर L 0 है, ठीक है, तो M कितना होगा आपके पास, M की तो 0 ही आ गया, यानी कि 1 ऑर्बिटल आ गया। अगर L की वैल्यू 1 है तो M क्या होगा, -1 0 +1। कैसे देखो जब बताता हूँ मैं, जब L क्या हुआ 0, L 0 का मतलब क्या हुआ S, और ये M 0 का मतलब होता है कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, इसीलिए S में होगा एक ही ऑर्बिटल। जब L की वैल्यू 1 हो गई, L1 का मतलब क्या होता है P, यानी कि अभी देखो P अगर 1 है तो M की वैल्यू क्या है 1 2 3, इसका मतलब P में 3 ऑर्बिटल आ गए। और अगर अब लास्ट वैल्यू क्या दी है N की 3, तो L कितना पॉसिबल है 2 M, तो M की कितनी वैल्यू होगी -2 -1 0 +1 +2 1 2 3 4 5, इसका मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। वो किस में होंगे, D में। तो देखो S में होता है 1 ऑर्बिटल क्योंकि L की वैल्यू 0 है, P में होते हैं 3 ऑर्बिटल क्योंकि L की वैल्यू 1 है तो -1 0 +1, L की वैल्यू अगर 2 है तो M की वैल्यू -2 से लेके +2 तक 5 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं D में। ठीक, क्योंकि D जो है L के लिए 2 होगा। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद यहाँ आपको एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, लिस्ट द क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर कौन से, M और L बताने हैं, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 3D ऑर्बिटल, कि 3D ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो इसके लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ कौन कौन सी होगी। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन 3D में प्रेजेंट है। ठीक, अब देखो इसको ऐसे कहेंगे हम, ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट 1 2 3 4, कि 3D में मान लो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो बताओ इसके लिए क्वांटम नंबर कौन कौन से होंगे। तो अब देखो 3 का मतलब n की वैल्यू 3 हो गई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। उसके बाद होता है एजीमुथल, कि कौन सा सब शेल है, एंड हमें पता है यहाँ पर क्या दिया है D, S के लिए 0 P के लिए 1 D के लिए 2 n - 1 D, जो इलेक्ट्रॉन D में ही, इसने ये नहीं कहा कि ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थर्ड शेल या कुछ, इसने कहा कि जो 3D में प्रेजेंट है तो उसके लिए L की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि L 2 से पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन D में है। और M की वैल्यू क्या हो सकती है, -2 -1 0 +1 +2। अब ये देखो बताता हूँ कैसे होगा, -2 -1 0 +1 +2, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। इस तरीके से ये -2 से लेके +2 तक का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कहीं पर भी, क्योंकि 3D में कहा है, ये तो कहा नहीं कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कहता 1 ही है। अगर 1 ही बोलता तो फिर क्या था, बस -2 एक ही ऑर्बिटल फिल होता है यहाँ पर। ठीक, अच्छा अब देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लॉजिकल है और ज़्यादा, NCERT क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इसने क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, क्या क्या दिया हुआ है, 1p 2s 2p 3f, ये बताओ इनमें से कौन कौन से ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। अब देखो कैसे पता लगाओगे, ये सब जो दी हुई है वैल्यू, पहले ये वैल्यूज कौन सी है, n की वैल्यू। अब अगर n की वैल्यू 1 हो तो L तो 0 ही होगा, n - 1, और 0 का मतलब क्या होता है S, तो 1 के साथ P पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, और जब अगर n की वैल्यू 1 है तो P की मतलब कि जो आपके पास L की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, 1P पॉसिबल नहीं, 1S ही होता है। 2s, तो देखो 2s के लिए n की वैल्यू क्या हो गई 2,
तो L की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है। मीन्स 0 का मतलब S, 1 का मतलब P, S और P दोनों पॉसिबल हैं, ये ठीक है। 2P, तो देखो अब यहाँ दोबारा से 2 आ गया, तो 2 का मतलब ये है, और देखो S और P पॉसिबल है, ये हो गया। 3F, अब देखो 3 के लिए N की वैल्यू 3 हो गई, और फिर L की वैल्यू कितनी होएगी, 0 1 2, 0S P और D, यानी कि D तक ही पॉसिबल है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी फॉर 3F जो है वो पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में F स्टार्ट भी 4 से होता है, 4F, ठीक है, क्योंकि वो L की वैल्यू से मैच नहीं करेगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखते हैं इनको। अब इसने क्या कहा, देखो वैल्यू दी हुई है, इसने क्या कहा है, यूजिंग द SPD नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। कुछ क्वांटम नंबर दिए हैं, जैसे n की वैल्यू दी हुई है 1 एंड L जो है वो 0 दिया हुआ है। आपको बताना है कि ये कौन सा ऑर्बिटल होगा। देखो n अगर 1 है तो 1, L 0 है तो S, तो ये 1S हो गया, ठीक। ऐसे ही दिया है n की वैल्यू 3 है, L की 1 है। n अगर 3 है और अगर L 1 है तो कितना होगा, 3। अब L का मतलब देखो S 0 P 1, तो यानी कि ये 3P हो गया। 0 मीन्स S, 1 मीन्स P, 2 मीन्स D, 3 मीन्स F, तो यहाँ L 1 हुआ 3P। ऐसे ही दिया हुआ है यहाँ पे n इज इक्वल टू 4, अगर n 4 है और L जो है वो 2 दिया हुआ है तो 4 लगा दो। अब 2 का मतलब क्या हुआ, देखो 0 1 2 S P D, तो ये D हो गया 4D। और मैं क्लास ले लेता हूँ N3 L4 सॉरी N4 एंड L इज इक्वल टू 3। अब देखो 4 तो 4 आ गया, अब L 3 है, स्टार्ट कैसे हुआ, 0 1 2 3 S P D F, ये लो, ये हो गया आपके पास। इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। और अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, पहले उसके लिए मैं एक यहाँ पर चार्ट ही बना देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। कुछ सेट्स दिए हुए हैं, सेट कैसे दिए हुए हैं, जैसे कि सेट A, सब में वैल्यू दी हुई है आपको हर सेट के लिए, जैसे सेट A B C D E एंड F तक दिया हुआ है, ठीक है। और M L की वैल्यू दी हुई है, N की वैल्यू दी है, M की वैल्यू दी, L की वैल्यू दी हुई है, M की वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है। और MS का मतलब है स्पिन क्वांटम नंबर, वो प्लस माइनस जो करते हैं उसको दी वैल्यू दी हुई है। तो इसके लिए कितनी दी, देखो सेट A के लिए जो वैल्यू दी हुई है वो मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर। N की वैल्यू जो है वो 0, L भी 0, M भी 0, और यहाँ पर दिया हुआ है हाफ प्लस हाफ, ठीक। 1 0 0 1 0 0 और यहाँ पर भी प्लस हाफ। N1 1 N1 L1 M0 C के लिए दिया हुआ है, और इधर प्लस हाफ। D के लिए 2 1 0 2 1 0, यहाँ पर माइनस हाफ दिया है। E के लिए 3 3 3 3 3 3, और यहाँ पर यह प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा, इतना है नहीं वैसे, आपको इसका कोई इशू नहीं रहेगा प्लस माइनस का खास। 3 1 0 3 1 0 और ये हाफ, ठीक। अब क्वेश्चन ये कहा है, जरा सुन लो, इससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक्सप्लेन गिविंग रीजन्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल, कि इनमें से कौन से क्वांटम नंबर्स पॉसिबल नहीं हैं, ये आपको बताना है। एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो हमें बताना है कि कौन कौन से सेट इसमें से गलत हैं। बड़ा देखो आसान सा हो जाएगा।
N0 दिया है, दिखते ही पता चल गया कि किसी एटम में एक भी शेल ना हो तो नामुमकिन है। ये चीज़ ही गलत, स्टार्ट ही गलत हो गया, आगे गलत तो है ही है। N0 इसका मतलब एटम के पास एक भी शेल ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? ये सेट पॉसिबल नहीं है। दिस सेट, ए सेट इज इम्पॉसिबल। बी नेक्स्ट सेट, L1 दिया, N1 दिया है, बिल्कुल सही है। अगर N1 है तो L की वैल्यू उससे कम होगी 0, सही है। अगर ये 0 है तो M भी 0 होगा, सही है। और ये हाफ का मतलब है कि एक स्पिन मीन्स एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो सही है यहाँ पर, ये इसमें कोई गलत नहीं है। इसका मतलब क्या बनेगा? N का मतलब अगर मैं लूँ, इसको बनाऊँ यहाँ पर तो 1, उसके बाद S, और यहाँ केवल स्पिन एक ही दी हुई है 1s1, ये इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा C, ये N की वैल्यू 1 दी है तो L की 1 पॉसिबल नहीं थी। ये वाला आपका गलत है, क्योंकि if the value of N is 1 then the maximum value of L should be N-1, that should be 0, and here the value of L is 1। ये गलत हो गया इस पॉइंट पर जा करके। Now second set, D set, if N value is 2 then L should be 1 है। अभी अगर 1 है तो M की वैल्यू 0 से -1 से लेकर के +1 तक पॉसिबल है। -1, 0, +1, ये सही है। ये सेट आपका एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक, अब N3 है, L3 नामुमकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि L की वैल्यू N से हमेशा एक कम होगी। ये सेट यहीं पर गलत हो गया। अब N यहाँ पर, एक मिनट, गलत हो गया, कुछ और था यहाँ पर। F को क्या दिया हुआ था, चेक कर लेता हूँ मैं दोबारा से। ये गलत यहाँ पर फीड हो गया है आपका क्वेश्चन। ये 3 दिया हुआ है N, तो क्वेश्चन में यहाँ पर N की वैल्यू 3 दी है। तो अगर देखो N3 है तो L की वैल्यू 2 तक पॉसिबल है, 2, 1, 0, ठीक है, मतलब 0, 1, 2 तक पॉसिबल होगी, 1 है, सही है। अगर अब M की वैल्यू कितनी है, -3 से लेकर के +3 तक, -2 से लेकर के +2 तक पॉसिबल है, क्योंकि N3 है तो L2 होगा, तो M की वैल्यू -L से +L, -2 से +2 पॉसिबल है। ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये सेट भी रहेगा। तो देखो इसमें फर्स्ट A सेट नहीं होगा, C सेट नहीं होगा, और इधर से E सेट, ये सेट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें M, N या L की वैल्यू आपस में मैच नहीं करेगी। तो इसके साथ ही हमारा सेकंड चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। एंड आफ्टर दिस वीडियो विल स्टार्ट विद द टेस्ट ऑफ द सेकंड चैप्टर, मीन्स ऑफ द ऑल द मिड टर्म एग्जाम्स। आई विल गिव यू द MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।